के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए। आज इस कार्यक्रम में जहां हम खेती किसानी में आपको बताएंगे जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे कि नवजात पशुओं का बीमारियों से बचाव किस तरह करें। इसके अलावा मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम जैविक और प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। जी हां, जैविक और प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों के बारे में अब हम सब जानने लगे हैं। जहां इससे पर्यावरण की सेहत सुधर रही है, तो वहीं हमारा स्वास्थ्य भी संवर रहा है। इसलिए आज देश के कई किसान खेती को प्रकृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं और इन्हें सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से हम सभी अवगत हैं। यही वजह है कि देश भर के किसान वापस से जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, जिससे लागत में तो कमी आती ही है, साथ ही मिट्टी, हवा और पानी की सेहत भी बनी रहती है। खेती की इस विधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में गुजरात में आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसीलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि प्राकृतिक खेती समृद्धि का साधन होने के साथ साथ हमारी धरती माँ का सम्मान और सेवा भी है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं और मिट्टी की क्वालिटी, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिलता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार किसानों को लाभ देने का प्रयास कर रही है। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुका है और तेजी से जैविक व प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच कुछ अंतर होता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य समान होता है। क्या अंतर है, इनमें जानते हैं विशेषज्ञ से। जैविक खेती करने की वो विधा है जिसके अंतर्गत हम कम से कम या बिना रसायन के प्रयोग किए हुए हम कृषि उत्पादन करते हैं। इसमें उत्पादन से लेकर फील्ड में, खेत में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और पैकिंग तक किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि प्राकृतिक खेती में खेत स्तर पर ही सभी संसाधनों का बनाते हुए एवं प्रयोग करते हुए खेती की जाती है और इसमें अधिकतर पोषक तत्व प्रबंधन, रोग एवं व्याधियों का, कीटों का प्रबंधन वो गौमूत्र एवं उससे बने हुए कंपोस्टेंट्स के द्वारा किया जाता है। इसमें हम कम से कम अपने जो भी हमारे भूमि है उसको कम से कम डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ अधिक से अधिक हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं प्राकृतिक खेती में। इसके साथ साथ हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अपने भूमि, जल, वायु उसका संरक्षण करना और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद लेना। जो जैविक खेती है, जैविक खेती में हम बाह्य आदानों का प्रयोग कर सकते हैं रसायनों को छोड़कर, जैसे कि जीवाणु, जैव उर्वरक हैं। और जबकि हम प्राकृतिक खेती में गौ आधारित जो हमारे कंपोस्टेंट्स हैं, जिसे हमारा जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसका प्रयोग करते हैं हम। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं हम। और इसके साथ साथ रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए दशपर्णी का प्रयोग करते हैं। रोग नियंत्रण के लिए जो हमारी छाछ होती है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारी जैविक खेती है, जैविक खेती में हम खनिजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम
हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम जैविक खेती और उसमें करते हैं। आज समय की मांग है कि हम अपने उत्पाद की, जो हमारा खेती से उत्पाद प्राप्त होता है, उसी गुणवत्ता को विश्व मुक्त उत्पाद तैयार करें और हम अपने जो भी हमारी जनसंख्या है उसको अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद प्रदान। इस तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक व जैविक खेती भविष्य के लिए वो राह है जिसमें हर ओर मुनाफा होना लाजमी है। हालांकि इस ओर सरकार अपनी भूमिका भी बखूबी निभा रही है, लेकिन किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। तो जाना आपने विस्तार से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। दुधारू पशुओं के जो नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किस तरह से करवाएं, कब करवाएं और साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से करें, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डेयरी व्यवसाय में नवजात हमारी आगे की संभावनाएं तय करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके जन्म से लेकर 6 माह तक विशेष देखभाल की जाए। इस देखभाल में उनको दिए जाने वाले दूध की मात्रा, ठोस आहार शुरू करने का सही समय, बीमारियों से उनका बचाव और गर्मियों में उनका आवास प्रबंधन शामिल है। तो पशुपालक नवजातों के लिए किन बातों का ध्यान रखे, जानते हैं विशेषज्ञ से। इसका आपने ध्यान रखना है साइलेज कुछ किसान भाई जो हैं वो 6 महीने के बाद खिलाएं, क्योंकि जब वो खिलाते हैं इससे पहले की एज में, कम उम्र में, तो उससे क्या होता है कि दस्त लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और कृपया करके जब आपके जब पशु को दस्त लग जाते हैं, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप घर में भी नमक और ग्लूकोज का घोल बनाइए। चीनी का घोल नहीं बनाइए, नमक और ग्लूकोज का घोल बनाइए, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो जो नवजात पशु है, जो बछड़ा है, उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए वो ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए आप नमक और ग्लूकोज का घोल जो है वो घर में पिला सकते हैं। फिर भी अगर आप देखते हैं, आप उसकी स्किन को इस तरह से उठा के देख सकते हैं। अगर वो तब भी टाइम लेती है स्किन अपनी जगह पे जाने के लिए, उसको स्किन टेस्ट
टेस्ट कहते हैं, तो वो टेस्ट आप जो है वो घर में खुद में कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि अगर वो समय ले रही है उसकी चमड़ी वापस जाने में अपनी जगह पे, तो तुरंत ही आप अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका सेवन आप करवाएं। और आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही पशु आपका जो है वो 4 महीने का हो रहा है तो उस समय आप उसका दूध छुड़वा सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप दूध के ऊपर ही अपने नवजात को रखेंगे तो ये एक डेयरी फार्मिंग के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये किफ़ायती नहीं है। और इसके लिए आपने क्या करना है, जब आपका बछड़ा जो है 15 दिन का होता है तो आपने थोड़ी सी सूखी घास जो है आधा किलो वो खिलानी शुरू कर देनी है, क्योंकि जो धूप लगाई हुई घास होगी उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और जो बी कम्प्लेक्स है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका पशु है उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो 15 दिन से आपने आधा आधा केजी देना शुरू करना है, और जैसे ही वो 3 हफ्ते जो हैं उसके गुजर जाएंगे, 3 महीने का हो जाएगा, तो वो अपने आप उसे 1.5 केजी तक खाना शुरू कर देगा। तो आप कृपया घबराइए नहीं कि आपका जो नवजात है वो कम खा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। धीरे धीरे आपने उसकी जो फीड है उसमें चेंज लाना है, बदलाव लाना है, एकदम से आपने बदलाव नहीं लाना है। और जैसे ही 3 महीने का हो जाएगा या 4 हफ्ते का हो जाएगा तो आप एक काम कर सकते हैं, दूध कम मात्रा में उसे पिलाइए और आप उसे दलिया खिलाइए। 20 दिन तक आप दलिया खिलाइए। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद 20 दिन तक दलिया खिलाने के बाद आप उसका जो दूध है वो पूरी तरह से छुड़वा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन नन्हे पशुओं के स्वास्थ्य की, कि उन्हें कैसे बीमारियों से बचाया जाए और कौन से टीके कब लगाए जाए। डीवर्मिंग, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक दवाइयों का आपने ध्यान रखना है। जो आपके नवजात है उसे जैसे ही वो 3 महीने का होता है तो आप उसे कीटनाशक दवाई दे सकते हैं, और 6-6 महीने के अंतराल पर आपने अपने पशु को कीटनाशक दवाई जो है वो देनी है। और आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप अपने पशु का, अगर तो आपने कीटनाशक दवाई दी हुई है तो आप टीकाकरण कराने जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कीटनाशक दवाई नहीं दी है तो आप टीकाकरण करवाने जा रहे हैं तो कृपया करके आप 7 दिन का अंतराल रखिए। 7 दिन पहले आप अपने पशु को कीटनाशक दवाई जो है वो दे दीजिए, उसके बाद आप टीकाकरण करवाने जाइए। अब आप देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं नवजात को वो ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको प्रबंधन जो है बछड़े का वो अच्छे से करना है। आपने उसका जो शेड है उसको हवादार रखना है, खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो पूरब की तरफ खुलने चाहिए, ताकि जो विटामिन डी है उसे पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे उसे, इतनी ज़्यादा तापमान ना बढ़ जाए। और जो आप उसे नवजात को खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, वो आपने उसके शरीर के तापमान के बिल्कुल बराबर में देना है, या जो आपके रूम टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर होगा, जो शेड का टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से आपने उसे देना है। फिर आपने ये देखना है कि अगर जो टीकाकरण है वो जैसे ही 4 महीने का हो जाएगा तो पहला टीकाकरण आपकी बछिया को होता है। आपकी बछिया को पहला टीकाकरण ब्रुसेलोसिस का लगता है, और ये ब्रुसेलोसिस जो है ये ना कि सिर्फ जानवरों में, ये इंसानों में भी पाई जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बीमारी आपके शेड में ना आ पाए, और ये ना कि सिर्फ एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है और ये इंसान में भी फैलती है। तो आपने अपना भी ध्यान रखना है और अपने पशु का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपने जैसे ही 4 महीने का पशु होता है तो उस समय पे आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर ब्रुसेलोसिस का टीका करवाना है, जो कि भारत सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में टीका लगवा रही है। तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सा केंद्र में जाइए और इस सेवा का लाभ उठाइए।
और सिर्फ जैसे ही 4 महीने का होता है उसके बाद 6 महीने का होगा तब आपने FMD का टीकाकरण करवाना है। ये भी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में ये मुफ्त में टीकाकरण करवा रही है, तो इसके लिए आप नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये छोटे बच्चे डेयरी व्यवसाय में विकास की भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य से ही पशुधन में इजाफा होना संभव होता है। साथ ही इस नई पीढ़ी से भरपूर उत्पादन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि इनसे जुड़े हर पहलू पर खास ध्यान दें। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। यदि हो पेट में दर्द और सूजन, यदि बड़ा हो पेट का आकार, यदि ना लगे भूख, करे हमेशा थकान महसूस, और यदि टखनों और पैरों में हो सूजन, तो हो जाए सावधान। ये है हमारा लिवर, जिगर, जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा अंग है। लिवर और लिवर से संबंधित रोग और उनसे बचाव और उपचार का मैं आपको बताऊंगा दूरदर्शन के किसान चैनल पर। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ जिगर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर विशेष। बचकर रहें, कहीं खराब न हो जाए शरीर का लिवर। लक्षण, कारण और उपचार। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान। जी हाँ, इस सेगमेंट के जरिए हम आपके लिए किसी ऐसे शख्सियत की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है। ये जानकर आप भी उनसे सफलता के कुछ गुर सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का कामयाब किसान और मिलते हैं एक सफल किसान से। हमारे देश में हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरक का बहुत इस्तेमाल किया जाने लगा था। इससे किसानों को उत्पादकता में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। हरित क्रांति के उत्पादकता के लक्ष्य ने उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि के प्रयोग पर जोर दिया, लेकिन अधिक मुनाफे के लालच ने मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को खतरे में डाल दिया, जिससे फसल पूरी तरह से रासायनिक खादों पर निर्भर होने लगी। इस समस्या से उबरने के लिए कई किसानों ने खेती के पुराने तौर तरीकों का रुख करना शुरू कर दिया। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब भी यही क्रम जारी है। सरकार भी ऐसे कार्यक्रम चलाकर किसानों में जागरूकता ला रही है, जिससे किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाए। जैविक खेती से जहां मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता, वहीं किसानों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे ही एक किसान है मध्य प्रदेश बुरहानपुर के नाना पाटिल, जिन्होंने रसायनों के प्रयोग पर विराम लगाते हुए जैविक खेती को गले लगाया। मध्य प्रदेश बुरहानपुर के गांव बसाड़ के रहने वाले नाना पाटिल ने जैविक खेती कर मुनाफा कमाया, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं था।
नाना के परिवार में भी रासायनिक खेती का उपयोग होता था। हालांकि कृषि जानकार भी मानते हैं कि शुरू में रासायनिक खाद से भरपूर फसल मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उपज कम होने लगती है। नाना पाटिल के परिवार में पहले 25 एकड़ जमीन में खेती होती थी। पहले पिता फिर बड़े भाई खेती का काम देखा करते थे। दोनों ही उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, जिसकी पूर्ति करने के लिए परिवार को कई बार कर्ज भी लेना पड़ता था। लेकिन नाना पाटिल ने इस स्थिति को देखते हुए इस समस्या का समाधान निकालने की ठानी और खुद ही खेती किसानी के काम में लग गए। इसके साथ ही नाना ने रासायनिक खेती का दामन छोड़ जैविक खेती का रुख किया। नाना ये समझ चुके थे कि ये एक यही रास्ता है जो उन्हें कर्ज से मुक्ति तो दिलाएगा, साथ ही भरपूर फसल भी देगा। इसके लिए किसानों के लिए काम करने वाली आत्म परियोजना के प्रशिक्षण में शामिल हुए। इस दौरान नाना ने अपनी कमियों और गलतियों को बारीकी से समझा। आत्मा विभाग से मिले प्रशिक्षण में नाना पाटिल को अपनी समस्या का समाधान मिला और नाना पाटिल लागत को कम करने के प्रयास में लग गए। प्रशिक्षण में मिली जानकारी से उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाई बाबा वो सब रासायनिक खेती करते थे, तो कर्जा इतना हो गया था कि जमीन बेचने के बावजूद भी कर्जा नील नहीं हो पाता था। तो उस टाइम से मेरा बिल्कुल ये हो गया कि बस अब जैविक खेती ही करना है। मेरे को आत्मा विभाग से दिन पर दिन आत्मा विभाग से प्रेरणा मिलती चली गई। इनका देख देख के मैंने जैविक खेती पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया। तो अपने यहाँ जो आत्मा विभाग से चतुर्वेदी साहब थे, देवके साहब है, विशाल पाटीदार जी है, वो बार बार समझाई देते थे कि यार धीरे धीरे एक एकड़ से अपन जैविक खेती पे आना चालू करें। नाना पाटिल ने जैविक विधि से गेहूं और केले की फसलें लगाई है। 9 एकड़ में केले की फसल में 70,000 का खर्च आया, वहीं मुनाफा करीब 10 लाख का हुआ। जैविक खेती में नाना पाटिल नई तकनीकी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, गर्मी में गहरी जुताई और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कीट प्रबंधन के लिए गौमूत्र और नीम आधारित जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सफलता का राज प्रकृति में ही छिपा हुआ है। आज उनसे जैविक खेती और उनकी सफलता के बारे में जानने दूर दूर से किसान आते हैं और सफल खेती के लिए सलाह लेते हैं। फर्टिलाइजर में नहीं, केमिकल में नहीं, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर और किसी भी प्रकार का केमिकल मैं डालता ही नहीं। मैं घन जीवामृत डालता हूँ, डीकम्पोज डालता हूँ, भस्म रसायन डालता हूँ, उसके बाद में पोटास घोल, बिल्व रसायन का पोटास घोल डालता हूँ, क्या पंचगव्य बना के डालता हूँ। हर 15 दिन बाद मेरा कुछ न कुछ अभी जैसा पंचगव्य डाला तो अगले हफ्ते में डीकम्पोज, फिर उसके 4 दिन बाद सजीव जल, उसके 4 दिन बाद घन जीवामृत। कीट व्याधि से जैसा नीम के पत्ते हैं, आकड़े के पत्ते हैं, बेशरम है और सीताफल के पत्ते हैं, ऐसा जो चीज़ गाय नहीं खाती, ऐसे जहरीले पौधों की अपन 2-2, 3-3 किलो पाला लेकर उसको गौमूत्र में सड़ाते 15 से 20 दिन, और उसका 20 लीटर पंप को 1 लीटर अपन वो कीटनाशक बना के डालते हैं। सरकार भी अब इस ओर विशेष ध्यान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं और कम खर्च में बेहतर मुनाफा पाए। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो अहम जानकारियां आपको दी गई है, हमें उम्मीद है कि उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।